वेलकम टू एग्ज़ाम मार्क के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक नया डिजीज़ कंडीशन डील करने वाले हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड के डिसऑर्डर से पहला पढ़ेंगे हम कैफोसिस। मीन्स आज हम डील करेंगे किसके बारे में, कैफोसिस, लॉर्डोसिस एंड स्कोलियोसिस। तो कैफोसिस में क्या होता है? कैफोसिस इज एन एबनॉर्मल फॉरवर्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन दैट कॉज राउंडिंग ऑफ द अपर बैक, ऑल्सो कॉल्ड द हंचबैक पोस्चर। कैफोसिस को क्या बोलते हैं? हंचबैक पोस्चर बोलते हैं। इस पे क्या होता है? कैफोसिस इज एन एबनॉर्मल फॉरवर्ड कर्वेचर, मीन्स फॉरवर्ड आगे की तरफ कर्वेचर बनेगा। कहाँ पे? स्पाइन दैट इज कॉल्ड द राउंडिंग द अपर बैक। जो यहाँ वाला पार्ट होता है, ये थोरैक्स वाला रीजन, ये यहाँ पे बाहर की तरफ वो निकला हुआ आपको दिखेगा। इसको बोलते हैं हंचबैक पोस्चर बोलेंगे। अब इस पे द टाइप्स ऑफ द एबनॉर्मल कैफोसिस। कैफोसिस के कुछ टाइप्स होते हैं। इसके 3 मेन टाइप है: पॉस्चरल कैफोसिस, शॉशरमैन कैफोसिस और कंजेनाइटल कैफोसिस। तो पॉस्चरल कैफोसिस और शॉशरमैन कैफोसिस, लास्ट वन इज द कंजेनाइटल कैफोसिस। इस पे आता है पॉस्चरल कैफोसिस। पॉस्चरल कैफोसिस क्या होता है? इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैफोसिस, सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। इट इज़ मोर कॉमन इन द गर्ल्स दैन बॉयज़, गर्ल्स में ज़्यादा पाया जाता है पॉस्चरल कैफोसिस। इट इज़ यूजुअली फर्स्ट नोटिस ड्यूरिंग द एडोलसेंस, मीन्स एडोलसेंस में सबसे पहली बार नोटिस किया जाएगा। देखिए, गर्ल्स में ज़्यादा होता है, एडोलसेंस में नोटिस किया जाएगा और मोस्ट कॉमन टाइप है ये। अब आता है कि इट इज़ अकर ड्यू टू द पुअर पोस्चर। क्यों होता है? पुअर पोस्चर की वजह से, क्योंकि लड़कियां ज़्यादा ही झुक के बैठते हैं। आजकल लोग फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं, झुके रहते हैं, ऑल टाइम ये स्टडीज़ कर रहे हैं, इसलिए वीकनेस ऑफ द बैक मसल्स, ये बैक की मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हैं, उसके लिगामेंट्स वीक हैं। पैरास्पाइनल मसल्स, इनमें वीकनेस की वजह से हो सकता है। द वर्टिब्रा आर नॉर्मल इन द शेप, हो सकता है कि आपकी वर्टिब्रा नॉर्मल हो लेकिन आपके पोस्चर की वजह से होता है। मीन्स कि पॉस्चरल कैफोसिस नाम से सजेस्ट कर रहा है कि आपके पोस्चर सही ना होने की वजह से ये कैफोसिस हो रहा है। इस पे आपकी वर्टिब्रा नॉर्मल है। इट डेवलप स्लोली एंड यूजुअली डज नॉट बिकम वर्सन विद द टाइम, मीन्स बहुत धीरे धीरे ये डेवलप होगा और टाइम के साथ ये वर्स कंडीशन इसकी नहीं होती है। सिम्टम्स में इंक्लूड, इस पर आपको बैक पेन दिखेगा, मसल्स फटीग। दिस टाइप डज नॉट कॉज सीवियर स्पाइनल कर्वेचर, मीन्स इस टाइप में बहुत ज़्यादा कर्वेचर, सीवियर फॉर्म में कर्वेचर नहीं बनता है। देयर इज नो रिस्क ऑफ न्यूरोलॉजिकल, कार्डियक एंड पल्मोनरी प्रॉब्लम्स। इस पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखेगी, ना आपको न्यूरोलॉजिकल, कार्डियक या पल्मोनरी प्रॉब्लम्स इस पे नहीं दिखती हैं। पोस्चरल के बाद आता है हमारा शॉशरमैन्स कैफोसिस। शॉशरमैन्स कैफोसिस में क्या होता है? फर्स्ट नोटिस ड्यूरिंग द, ये भी पहली बार एडोलसेंस में नोटिस किया जाता है। दिस टाइप अकर ड्यू टू द स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी। पहला हमारा पोस्चर की वजह से हो रहा था, ये स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी ऑफ द वर्टिब्रा, वर्टिब्रा के स्ट्रक्चर में डिफॉर्मिटी होने की वजह से शॉशरमैन्स कैफोसिस देखने के लिए मिल रहा है। द वर्टिब्रा बिकम वेज शेप। वेज शेप में क्या होता है कि एंटीरियर पोर्शन जो होगा वो कोलैप्स हो जाता है, एंटीरियरली शॉर्ट हो जाएगी कोलैप्स होने की वजह से वर्टिब्रा। पोस्टीरियर जो होगा वो लॉन्ग रहता है, यानी कि वेज शेप। ऐसे एक साइड, वन एंड उसका बहुत ज़्यादा शार्प रहेगा और एक एंड बहुत ज़्यादा उसका ऐसे वाइड रहता है। शॉशरमैन, इसे को बोलते हैं वेज शेप्ड। अभी आता है कि शॉशरमैन्स कैफोसिस कॉमनली अकर विद द स्कोलियोसिस नोन एज काइफोस्कोलियोसिस, मीन्स जिनको शॉशरमैन कैफोसिस होता है वो स्कोलियोसिस के साथ होगा, जो कि हम आगे डील करेंगे। तो इसको बोलते हैं काइफोस्कोलियोसिस। जब शॉशरमैन कैफोसिस हुआ हो और साथ में स्कोलियोसिस हुआ हो, उस कंडीशन को हम काइफोस्कोलियोसिस बोलते हैं। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ दिस एबनॉर्मल वेजिंग ऑफ द वर्टिब्रा इज नॉट वेल अंडरस्टूड। इसका मेन कॉज क्या है ये सही से नहीं पता। इट इज़ मोर सीरियस दैन पोस्चरल कैफोसिस, मीन्स शॉशरमैन कैफोसिस जो होता है वो ज़्यादा सीरियस होता है एज कम्पेयर टू पोस्चरल कैफोसिस। अब आता है कंजेनाइटल कैफोसिस। इट इज़ द लीस्ट कॉमन टाइप, बहुत कम होता है ये। अब आता है कि इट इज़ कॉज्ड बाय द एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द वर्टिब्रा बिफोर बर्थ। जन्म से पहले ही अगर वर्टिब्रा सही से नहीं बनती है तो कंजेनाइटल कैफोसिस होता है। पोस्चरल क्या हुआ? पोस्चर की वजह से हुआ था। शॉशरमैन्स क्यों हुआ? कि स्ट्रक्चर सही नहीं था। फिर आता है कि अगर बाई बर्थ के पहले अगर वर्टिब्रा का डेवलपमेंट सही नहीं हुआ है तो जो कैफोसिस होगा उसको कंजेनाइटल बोलते हैं। इट अकर ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ 2 और मोर वर्टिब्रा, मीन्स एक से ज़्यादा वर्टिब्रा एक ही में फ्यूज हो जाती हैं, इसकी वजह से कंजेनाइटल कैफोसिस होता है।
द कंडीशन इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, ये कंडीशन बर्थ से प्रेजेंट रहती है। दिस टाइप कैन बी प्रोग्रेसिव एंड सीवियर, यानी कि आगे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा और ज़्यादा सीवियर कंडीशन इसकी होती जाती है। अभी कहता है कॉज ऑफ द कैफोसिस इंक्लूड, जितनी भी कैफोसिस आपने पढ़ा, पोस्चुरल, शॉशरमैन और कंजेनाइटल कैफोसिस, इनमें कॉज हो सकता है सर्टेन इंडोक्राइन डिजीजेस, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शन जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, पैजेट डिजीज, पोलियोमाइलाइटिस, स्पाइना बाइफिडा और ट्यूमर्स। इसके बाद आता है कि कैफोसिस साइंस एंड सिम्टम क्या है। हम बैक दिखेगा आपको कैफोसिस में, राउंड अपर नेक, अपर बैक सॉरी अपर की यानी बैक में पीछे की तरफ ऊपर वाला जो हिस्सा है ऐसे आपको राउंड दिखेगा, यहाँ पे निकला हुआ दिखेगा आपको, इसको बोलते हैं हंच बैक। स्टूप्ड पोस्चर बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको, दो चीज़ें अच्छे से याद रखनी है कि हम बैक, स्टूप्ड पोस्चर, बैक पेन, स्टिफनेस, फटीग, स्टैंडिंग ऑन आर सिटिंग, बैठने या उठने में आपको दिक्कत, खड़े रहने में दिक्कत होती है, फटीग लगेगा। रिड्यूस द स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी, स्पाइन की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है। सीवियर केसेस में ब्रीदिंग डिफिकल्टी दिखेगी, चेस्ट पेन, रेयरली न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी दिखते हैं। बहुत ज़्यादा सीवियर अगर हो जाता है तो ब्रीदिंग डिफिकल्टीज दिखती हैं। अब आता है मैनेजमेंट क्या होगा कैफोसिस का। पोस्चर करेक्ट करेंगे, प्रॉपर सिटिंग, स्टैंडिंग, स्लीपिंग पोस्चर। फिजियोथेरेपी में क्या करेंगे, बैक स्ट्रेंथिंग एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे। ब्रेसिंग, स्पाइनल ब्रेसेस इन ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट, जो ग्रोइंग चिल्ड्रन और एडोलसेंट है उसमें हम स्पाइनल ब्रेसिंग का यूज़ कर सकते हैं। पेन मैनेजमेंट है, अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो एनाल्जेसिक्स देंगे। हॉट फॉर्मेंटेशन मीन्स, और हॉट फॉर्मेंटेशन देंगे उसको। ट्रीट कॉज, कैल्शियम, विटामिन डी फॉर द ऑस्टियोपोरोसिस, ट्रीटिंग इन्फेक्शन मीन्स जो कॉज, अगर कैल्शियम डिफिशियंसी तो कैल्शियम देना है, विटामिन डी नहीं है तो डी देना है, ऑस्टियोपोरोसिस उसे है तो ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट कराना है, इन्फेक्शन है कोई तो उसको इन्फेक्शन सही करना है। बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में आता है हमारा सर्जरी, सीवियर डिफॉर्मिटी, पेन, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में हम सर्जरीज कराते हैं। फिर आता है हमारा, एक पढ़ा हमने कैफोसिस, जो कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड की जो डिसऑर्डर्स हैं उनमें से पहला था हमारा कैफोसिस। ये कैफोसिस के बाद सेकेंड वन इज द लॉर्डोसिस। अ नॉर्मल स्पाइन when viewed from behind appears straight. Lordosis is a medical term used to describe inward curvature of portion of the lumbar, lower back and cervical neck vertebral column. Means लॉर्डोसिस कहाँ पे दिखेगा आपको, लंबर रीजन में। क्या होता है इस पर, इनवर्ड कर्वेचर ऑफ द पोर्शन ऑफ द लंबर। लंबर का क्या हो जाएगा, लोअर बैक है लंबर वाला रीजन, इसका इनवर्ड कर्वेचर बनता है। मीन्स आपका थोरैक्सिक चाहिए होगा, जो लंबर रीजन है वो आगे की इधर अंदर एंटीरियरली चला जाएगा। ये चीज़ दिखेगी आपको, लंबर वाला, ये लंबर वाला जो रीजन है ये अंदर की तरफ चला जाता है। यहाँ नॉर्मल है, यहाँ नॉर्मल है, ये लंबर रीजन अंदर की तरफ चला गया, जो नॉर्मली ऐसे होता है, ये वाला पोर्शन यहाँ आ गया। अब आता है कि टू स्टेटमेंट्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम आर नॉर्मली लॉर्डोटिक, meaning they are set in curve that has convexity anteriorly toward the front and convexity posteriorly toward the back। इस लाइन का कहने का मतलब है कि जो कर्व बन रहा है लॉर्डोसिस में, कर्व में कन्वेक्सिटी एंटीरियर की तरफ और कन्वेक्सिटी पोस्टीरियरली दिखेगी। मीन्स ये दिखा आपको, ये बाहर की तरफ निकला हुआ, मतलब कि आगे आपको बाहर ऐसे निकले हुए दिखेगा, ये आपको क्या दिख रहा है, कन्वेक्सिटी, और ये बैक में आपको कॉन्केविटी दिखेगी। कर्वेचर इन द पोजीशन, देखिए ये बोल रहा है ये चीज़, ये एंटीरियर की तरफ आपको क्या दिख रहा है, कॉन्वेक्सिटी दिख रहा है, यानी कॉन्केव फॉर्म हुआ ये अंदर की तरफ, और ये पोस्टीरियरली बैक में आपको अंदर इधर ऐसे दिखेगा। बैक पोर्शन आपको ऐसे दिखेगा कि यहाँ पे गड्ढा है, और एंटीरियरली आपको उभरा हुआ दिखेगा, यानी कॉन्वेविटी यहाँ पे दिख रही है और यहाँ पे कन्वेक्सिटी दिख रही है। द कर्वेचर इज द अपोजिट डायरेक्शन with the apex directed posteriorly in the human is the term kyphosis. Curvature in the opposite direction with the apex directed posteriorly in the human is term। अगर यही चीज़
ऊपर की तरफ ऐसे बाहर आती है तो इसको काइफोसिस बोलते हैं, बट ये जस्ट अपोजिट आया है काइफोसिस के। काइफोसिस हमने पढ़ा था कि ऊपर वाला जो पार्ट है ये बाहर की तरफ निकलता है। तो यहाँ पढ़ रहे थे हम कि एक्सेसिव लॉर्डोटिक कर्वेचर इज कॉल्ड द हाइपरलॉर्डोसिस, इज कॉल्ड नोन एज हॉलो बैक, सैंडल बैक या सॉ बैक बोलते हैं। इसमें होता है क्या, जब बहुत ज़्यादा कर्वेचर, लॉर्डोसिस वाला जो कर्वेचर था बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ पीठ घुस जाती है तो क्या होता है, उसको हाइपरलॉर्डोसिस बोलते हैं। इसको हॉलो बैक, सैंडल बैक या सॉ बैक बोलते हैं। अब अगर मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या होता है इस पर कि एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, जो पेल्विस है वो आगे की तरफ टिल्ट हो जाता है और पीछे की जो बैक होती है वो बहुत ज़्यादा हॉलो दिखता है वहाँ पे। फिर आता है एटियोलॉजी कि लॉर्डोसिस का एटियोलॉजी क्या है, पुअर पोस्चर, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज ऑफ वर्टिब्रा, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स हो, प्रीवियस बैक सर्जरी हुई हो या हिप जॉइंट्स प्रॉब्लम्स हैं। अभी आता है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ द लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस में डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या देखेंगे, ऑब्जर्वेशन ऑफ एग्जाजरेटेड इनवर्ड कर्वेचर ऑफ लंबर स्पाइन, पोस्चर एंड गेट असेसमेंट। इस पे फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको बस ही दिख जाएगा कि जो कर्वेचर है लंबर रीजन का वो इनवर्ड की तरफ होगा। पोस्चर एंड गेट असेसमेंट करेंगे कि उसका पोस्चर कैसा है, गेट कैसा है, ये असेस करेंगे। एक्सरे स्पाइन, कंफर्म डिग्री ऑफ द कर्वेचर। एक्सरे करके हमें पता चलेगा कि कंफर्म द डिग्री ऑफ द कर्वेचर, कितनी डिग्री का कर्वेचर हुआ है। मोस्ट कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट यही होता है। एमआरआई कराएंगे, डिटेक्ट द सॉफ्ट टिश्यू प्रॉब्लम, डिस्क नर्व इन्वॉल्वमेंट, कितना सॉफ्ट टिश्यू प्रॉब्लम है, डिस्क और कौन सी नर्व्स इन्वॉल्व हैं। सिटी स्कैन में व्हेन द बोन एबनॉर्मलिटीज आर सस्पेक्टेड, अगर कोई बोन एबनॉर्मलिटीज सस्पेक्ट हो रही हैं तो सिटी स्कैन कराएंगे। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशंस कराएंगे जिससे हम चेक करेंगे मसल की स्ट्रेंथ, रिफ्लेक्सेस और सेंसेशन। अभी आता है कि मैनेजमेंट ऑफ द लॉर्डोसिस। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में आता है पोस्चर करेक्शन। फिजियोथेरेपी के अंदर आता है कि स्ट्रेंथनिंग एब्डोमिनल एंड बैक मसल्स को स्ट्रेंथ करेंगे, स्ट्रेंथनिंग यानी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। एक्सरसाइज थेरेपीज में आता है स्ट्रेचिंग एंड कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराएंगे। वेट रिडक्शन, इफ द ओबेसिटी प्रेजेंट तो उसका वेट कम कराएंगे। पेन रिलीफ के लिए हम उसको एनाल्जेसिक या एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे। ब्रेसेस इन चिल्ड्रन एडोलसेंस इफ रिक्वायर्ड, अगर बच्चों और एडोलसेंट में ज़रूरत है तो ब्रेसेस यूज करते हैं। अब आता है मेडिकल मैनेजमेंट में ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइन कॉजेज, जैसे अगर बच्चे को रिकेट्स हैं, मसल वीकनेस, उसको ट्रीट करेंगे, विटामिन डी, कैल्शियम सप्लीमेंट्स देंगे अगर ज़रूरत है तो। सर्जिकल मैनेजमेंट जो होता है बहुत रेयर होता है ये, इस पर होता है कि डन ओनली इन द सीवियर डिफॉर्मिटीज़ और न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर डिफॉर्मिटी हो गई है, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, तभी सर्जरी होती है। नेक्स्ट डिजीज हमारा स्कॉलियोसिस। स्कॉलियोसिस अ लेटरल यानी साइडवे कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। स्पाइन का कर्वेचर साइडवे हो जाता है, मतलब लिटरली एक साइड की तरफ हो जाता है, एसोसिएटेड विद द रोटेशन ऑफ द वर्टिब्रा गिविंग द स्पाइन एस या सी शेप्ड। मीन्स इसका मेन ये होता है कि स्कॉलियोसिस में जो वर्टिब्रा है एस या सी शेप्ड हो जाती है, यानी साइडवे कर्वेचर। इस पर आता है एटियोलॉजी क्या है स्कॉलियोसिस की। इडियोपैथिक, मोस्ट कॉमन कॉज इसका अननोन है, ये एडोलसेंस, जुवेनाइल और इन्फेंटाइल में क्यों होता है नहीं पता। कंजेनाइटल हो सकता है ड्यू टू द वर्टिब्रल मालफॉर्मेशन प्रेजेंट एट द बर्थ, अगर बर्थ के टाइम पे वर्टिब्रल मालफॉर्मेशन है तो हो सकता है। न्यूरोमस्कुलर यानी एसोसिएटेड विद द कंडीशन लाइक सेरिब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। न्यूरोमस्कुलर जो डिजीज कंडीशन है उसमें आता है, कह रहा है कि अगर सेरिब्रल पाल्सी हुआ है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है तो भी हो सकता है स्कॉलियोसिस। डिजनरेटिव ड्यू टू एजिंग, ये ऑस्टियोपोरोसिस डिस्क डिजनरेशन की वजह से होता है। अदर कॉजेज में आता है ट्रॉमा, इन्फेक्शन, ट्यूमर, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स। फिर कह रहा है क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं इसके। पोस्चरल चेंजेस, अनइक्वल शोल्डर हाइट दिखेगी, मीन्स अगर किसी को स्कॉलियोसिस है तो दोनों के शोल्डर एक ऊपर और एक नीचे दिखेगा ऐसा। वन साइड शोल्डर हायर, एक तरफ का शोल्डर हायर रहेगा, एक तरफ का लोअर रहेगा। अनइवन वेस्ट या हिप, अनइवन वेस्ट और हिप दिखेगा आपको। वन स्कैपुला शोल्डर ब्लेड मोर प्रोमिनेंट, एक तरफ का स्कैपुला यानी जो शोल्डर ब्लेड होती है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखेगा आपको। हेड नॉट सेंटर्ड ओवर द पेल्विस, यानी कि पेल्विस और हेड नॉट सेंटर्ड ओवर द पेल्विस, जो एक अलाइनमेंट बनता है वो नहीं बनेगा यहाँ पे।
लीनिंग ऑफ द बॉडी इन वन साइड, एक तरफ झुकी हुई बॉडी दिखेगी आपको। बैक चेंजेस में क्या क्या दिखेंगे, विजिबल स्पाइनल कर्व ऑन बेंडिंग फॉरवर्ड, आपको विजुअली दिखेगा कि कैसे वो बेंड हुआ है। रिब हम्प ऑन वन साइड ड्यू टू द वर्टिब्रल रोटेशन, वर्टिब्रल रोटेशन होने की वजह से रिब हम्प दिखेगा एक तरफ। एसिमेट्री ऑफ द चेस्ट, चेस्ट में भी एसिमेट्री दिखती है इस पर। फिर आता है पेन एंड डिस्कम्फर्ट, पेन मोर कॉमन इन एडल्ट्स, एडल्ट्स में दिखता है। मसल फटीग, स्टिफनेस ऑफ स्पाइन दिखेगा। फिर आ रहा है कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में सीवियर केसेस में रिड्यूस द लंग एक्सपेंशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ दिखेगी, डिक्रीज चेस्ट कैपेसिटी। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में जो कि रेयर हैं बट दिख सकते हैं, वीकनेस इन लिम्स, टिंगलिंग और नमनेस, अल्टर्ड गेट, ये वॉकिंग प्रॉब्लम। और कह रहा है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन ऑफ द स्कोलियोसिस में फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, इंस्पेक्शन इन स्टैंडिंग पोजीशन, एडम्स फॉरवर्ड बेंड टेस्ट, क्या करते हैं इंस्पेक्ट करते पहले तो स्टैंडिंग पोजीशन में, इसके अंदर आता है कौन सा, एडम्स फॉरवर्ड बेंड टेस्ट। इसमें पेशेंट बेंड फॉरवर्ड, रिब हम्प और स्पाइनल कॉर्ड बिकम विजिबल, अगर पेशेंट को आगे की तरफ फॉरवर्ड लीन कराते हैं, झुकाते हैं, तो रिब हम्प और स्पाइनल कर्व विजिबली आपको दिखेगा, हम्प और जो हम्प बनता है वो दिखता है। मेजरमेंट ऑफ कर्वेचर, मेजर करेंगे, इसको कोप्स एंगल बोलते हैं, एक्सरे मेथड के थ्रू पता चलता है कोप्स एंगल में। अगर जो एंगल फॉर्म हुआ वो माइल्ड 20 डिग्री से कम है तो माइल्ड में जाएगा, कर्वेचर को यानी सीवियरिटी को दिखाई रहा है कि अगर 20 डिग्री से कम का कर्वेचर बनना है तो माइल्ड है, इन बिटवीन 20 to 40 इज मॉडरेट, मोर देन 40 डिग्री का कर्वेचर है तो सीवियर कंडीशन होती है। तथा रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में आता है कि एक्सरे ऑफ द स्पाइन, एंटीरियर पोस्टीरियर और लेटरल व्यू दोनों लेते हैं, इसको गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट बोलते हैं। गोल्डन स्टैंडर्ड मतलब सबसे ज़्यादा यही एक गोल्डन स्टैंडर्ड मान सकते हैं कि एक्सरे के थ्रू पता चलता है, एंटीरियर पोस्टीरियर भी चेक करते हैं और लेटरल व्यू दोनों भी लेते हैं। एमआरआई में इफ न्यूरोलॉजिकल साइंस आर कंजेनाइटल कॉज सस्पेक्टेड, अगर कोई न्यूरोलॉजिकल साइन या कंजेनाइटल कॉज सस्पेक्ट हो रहे हैं तो एमआरआई कराते हैं। सीटी स्कैन कराते हैं फॉर डिटेल्ड बोनी स्ट्रक्चर, बोन की डिटेल्ड स्ट्रक्चर के लिए हम एक्सरे कराते हैं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट क्यों कराते हैं, पीएफटी, डन इन सीवियर स्कोलियोसिस टू असेस द लंग कैपेसिटी, लंग की कैपेसिटी को चेक करने के लिए हम स्कोलियोसिस में पीएफटी करते हैं। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में हम रिफ्लेक्स, मसल पावर, सेंसेशन चेक करते हैं। और कह रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ द स्कोलियोसिस में पहला है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्व करेंगे, फॉर माइल्ड स्कोलियोसिस कि लेस देन 20 डिग्री का कर्वेचर होगा, रेगुलर फॉलो अप एंड एक्सरे होगा, मॉनिटर प्रोग्रेशन इन द ग्रोइंग चाइल्ड। फिर आता है ब्रेसिंग, ब्रेसिंग में आता है इंडिकेट इन द मॉडरेट स्कोलियोसिस, ब्रेसिंग हम कब करेंगे जब स्कोलियोसिस मॉडरेट में है यानी 20 to 40 डिग्री का कर्वेचर है, प्रिवेंट द प्रोग्रेशन ऑफ द कर्वेचर, कर्वेचर के प्रोग्रेशन को कम प्रिवेंट करने के लिए ब्रेसिंग होती है। इस पर टाइप्स आता है मिलवॉकी ब्रेस, बेस्टन ब्रेस, मस्ट बी वॉर्न रेगुलरली, यानी अगर ब्रेस दिया गया तो रोज पहनना है उसे। फिर आता है फिजियोथेरेपी में पोस्चरल एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथनिंग ऑफ बैक मसल्स, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करानी है। अब आता है सर्जिकल मैनेजमेंट, अगर इंडिकेशन सीवियर स्कोलियोसिस हो गया यानी कि अगर जो कर्वेचर बनना है वो मोर देन 40 to 45 डिग्री बना है तो रैपिडली प्रोग्रेसिव कर्वेचर है ये, इससे रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज होती है, रेस्पिरेशन भी कंप्रोमाइज हो गया, फेलर ऑफ द कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दिया वो फेल हो गया, तब हम करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। इंडिकेशन हुए हैं सर्जिकल मैनेजमेंट के। प्रोसीजर में क्या होता है, स्पाइनल फ्यूजन, रॉड एंड स्क्रू फिक्सेशन होता है इसके अंदर, करेक्ट द डिफॉर्मिटी एंड स्टेबलाइज स्पाइन, जो भी डिफॉर्मिटी है उसको करेक्ट करके स्पाइन को स्टेबलाइज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। ये था हमारा क्या चीज़ था, आज की हमारी डिजीज़ कंडीशन यहाँ से कंप्लीट हो गया। आई होप कि समझ आया होगा आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगली डिजीज़ कंडीशन के साथ।